अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ओवर द ईयर और विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें तब्दील हो रही हैं और लोगों के और ख़ास तौर पर मुल्कों के जंग करने के अंदाज भी तब्दील हो रहे हैं। इससे पहले तक मुल्कों की जानिब से ये समझा जाता था कि जिन चीज़ों के ऊपर ख़र्चा करना चाहिए उनमें टैंक्स आते हैं, उनमें मिज़ाइल सिस्टम जो हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आर्म्स जो लाइट आर्म्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इसके अलावा जो बड़े व्हीकल्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उनको मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। यही वजह है, अगर रशिया की बात करें तो रशिया की जानिब से भी इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स आए। पाकिस्तान बज़ाते खुद अपने टैंक्स बनाता है, जबकि अमेरिका की जानिब से आल्दो के मल्टी डायमेंशन वे में वो काम कर रहा है, लेकिन ज़्यादा मेन फोकस या जो सप्लाई की जाती है दीगर ममालिक को, उसमें ज़्यादातर फोकस जो है आर्म्ड व्हीकल्स के ऊपर होता है। तो अगर बात करें हाल ही की एक जंग की जो कि अभी भी जारी है, तो उसमें भी इसी बिलीफ के साथ, इसी टैक्टिक के साथ कि आर्म्ड फोर्सेस को बख्तरबंद गाड़ियों में बिठा दो और आगे जाकर हमला कर दो, इसी टैक्टिक के तहत ये जंग जारी है। बात कर रहे हैं आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के बारे में। इससे पहले कि हम बात करें कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि एक चेंजिंग फैक्टर हैं, कौन से वो ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से जंग करने का तरीका और नज़रिया और वो एनालिस्ट एक्सपर्ट जो कि जंग के बारे में मालूमात रखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो किस बेस पे ये बात कर रहे हैं कि जंग करने के तरीक़ाकार को इस आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग ने बिल्कुल तब्दील कर दिया है। इससे पहले कि डिटेल में जाएं, बात कर लें कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान इस वक्त ताकत का बैलेंस क्या है और इस हवाले से किस साइड का पलड़ा भारी है। 2 दिन पहले आज़रबाईजान के सदर की जानिब से अनाउंसमेंट की जाती है कि मज़ीद 13 देहात उनकी जानिब से बाजियाब करवा लिए गए हैं और उनकी जानिब से कहना था कि हम अपनी फ़तह की जानिब गामज़न हैं और अनकरीब हम अपने तमाम तर वो इलाके जो कि हमारे हैं और हमारे रहेंगे उनको हम वापस ले लेंगे। 2 मरतबा, एक मरतबा 10 अक्टूबर को और एक मरतबा 18 अक्टूबर को एक सीज़ फायर का मुआहदा तय पाता है, लेकिन पहली मरतबा तकरीबन कुछ घंटों के बाद दोबारा फिर से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होती है और दोनों जानिब से जंग शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी मरतबा 18 अक्टूबर को तकरीबन कुछ मिनट के लिए जंग बंदी होती है और उसके बाद दोबारा से फिर से ये जंग शुरू हो जाती है। अगर बात करें कि इस वक्त तक कैजुअलिटीज़ कितनी हो चुकी हैं, तो तकरीबन 600 के करीब इस वक्त तक कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, जिसमें तकरीबन 100 के करीब सिविलियन हैं और बाकी सारे आर्म्ड कह लें, फ़ौजी कह लें या फिर नीम फ़ौजी दस्ते जो थे उनके जो अफराद हैं इसमें कैजुअलिटीज़ में शामिल हैं। और इसके अलावा जो एक डिस्प्लेसमेंट हुई है, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके जो बेघर हुए हैं और इसके अलावा वहाँ पर जो इमारतों को नुकसान पहुँचा है, टेक्निकल जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो सरकारी इमारत हैं उनको जो नुकसान पहुँचा है वो एक अलग है। तो नाज़रीन, ये वो सिनेरियो है जिसमें आज़रबाईजान को लगता है कि वो ये जंग जीत रहे हैं और दूसरी जानिब आर्मीनिया को लगता है कि वो उतना अच्छे ग्राउंड पे नहीं है जिस पे उसको होना चाहिए। यही वजह है कि आर्मीनिया की जानिब से रशिया से असलहे की सप्लाई के लिए उनकी जानिब से कहा गया और उसके बाद उनको असलहा सप्लाई भी किया गया। फ्रांस भी तकरीबन उनको सपोर्ट कर रहा है असलहे के साथ भी, और ज़ुबानी जो जमा खर्चा है वो भी उनकी जानिब से आर्मीनिया के हक़ में ख़र्च किया जा रहा है और साथ में ईरान की जानिब से भी अपनी ज़मीन दी जा रही है आर्मीनिया को। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद आज़रबाईजान का पलड़ा हमें भारी नज़र आता है और उसकी रीज़न है, आज़रबाईजान की जानिब से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले से लेके अब तक वहाँ के एक हथियार को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। जो ऑफिशियल वीडियोज़ उनकी जानिब से जारी की जाती हैं उसमें हाई डेफिनेशन फुटेज जो है वो रिलीज़ की जाती है जिसमें डिस्ट्रक्शन दिखाई जाती है और यही एक वो साइकोलॉजिकल फैक्टर था। जब ये जंग शुरू होती है तो उसमें तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद आज़रबाईजान की जानिब से इस तरह की फुटेजेस रिलीज़ करना शुरू कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से एक साइकोलॉजिकली आर्मीनिया के फ़ौजी, आर्मीनिया की हुकूमत प्रेशर में आ जाती है।
यही वजह है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड और ख़ास तौर पर आज़रबाईजान के जो लोग हैं, आज़रबाईजान की जो आर्मी है, उनको एक एज मिल गया और एक परसेप्शन बन गई कि आज़रबाईजान बहुत अच्छे तरीके से अपनी इस जंग को लड़ रहा है। और इसी चीज़ ने उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसकी वजह से कुछ ही दिन पहले आज़रबाईजान के सदर इल्हम अलीयव की जानिब से कहा गया कि हम ये जंग जीत रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपने तमाम तर इलाके जो हैं उनको बाजियाब करवा लेंगे। तो अब नाज़रीन बात करते हैं वो कौन सा फैक्टर है जिसकी बेस पे आज़रबाईजान ये जंग जीत रहा है। और इसी फैक्टर की बेस पे दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जंग करने का तरीकाकार जो है वो तब्दील हो जाएगा, सिर्फ एक इस छोटी सी मिसाल की वजह से। तो नाज़रीन 2000 तक आज़रबाईजान की जो मिलिट्री थी उसमें ना तो उतना दमखम था, ना ही उसमें उतनी बात थी, और वैसे भी आर्मीनिया के मुकाबले में वो थोड़ा सा कमज़ोर ग्राउंड पर नज़र आते थे। लेकिन 2000 के बाद एकदम से इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल प्राइसेस की जो ऑयल प्राइसेस थी उनमें इंक्रीज़ देखने में आया, और तब से लेके एक ऐसे कह लें कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उनकी प्रोडक्शन और उनका इस्तेमाल जो है वो भी बढ़ता गया, और एक रेस लग गई जिसमें हर मुल्क अपने पास असलहे के ज़ख़ीरे करने के लिए इक़दाम करता और दूसरे मुल्कों के साथ एग्रीमेंट करता नज़र आया। अब आज़रबाईजान उसके पास तेल के ज़खायर जो हैं वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं, और यही वजह थी कि जो ऑयल प्राइसेस की जो हाइक आई उसमें आज़रबाईजान ने फ़ायदा उठाया। उसके एक तो इनकम उसके पास आना शुरू होगी, इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास पैसा आने लगा, तो उसने अपने जो आर्सेनल था उसको मज़ीद बड़ा करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि आने वाले दिनों में हमने देखा कि उसके पास एज़ कम्पेयर टू आर्मीनिया जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनमें आर्म जो व्हीकल से उनकी तादाद में भी इजाफा होता गया, जबकि जो फाइटर जेट थे, मल्टी रोल जो फाइटर थे, उनकी तादाद में भी इजाफा हो गया। अब आर्मीनिया के पास मल्टी रोल फाइटर बिल्कुल नहीं है, जबकि आज़रबाईजान के पास तकरीबन 1 डज़न के बराबर है। तो नाज़रीन इसमें एक फैक्टर उस वक्त आता है जो कि इस वक्त की जंग को चेंज कर रहा है, और वो था ड्रोन फैक्टर। जी हाँ, ये ड्रोन फैक्टर था जिसने आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपको इस साइड पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसका फ़ायदा क्या है? ड्रोन भी वही काम करता है जो कि एक जहाज़ कर सकता है, एक फाइटर जेट कर सकता है, लेकिन उसमें ख़तरा ये होता है, एक तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा ये होता है कि वहाँ पर अगर हादसा पेश आता है या शॉट डाउन हो जाता है वो फाइटर जेट, तो ख़तरा होता है कि आपका वो पायलट जिसके ऊपर आपने मिलियन एंड बिलियन खर्च किए हैं उसकी ट्रेनिंग में, या तो वो जाँ बहक हो सकता है या फिर वो दुश्मन के हत्थे चढ़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डैमेज कंसीडर किया जाता है। तो इस चीज़ को अल्टरनेट के तौर पे आज़रबाईजान ने इसकी जगह पर ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब होता ये है कि ड्रोन अगर एक गिर भी जाए तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो डैमेज करता है वो बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ता है। अब बात समझने वाली है, सोचने वाली है, सवाल जहन में आता है, क्या आर्मीनिया के पास ड्रोन्स नहीं हैं? बिल्कुल है, उनके पास भी ड्रोन है, लेकिन जो आज़रबाईजान के पास ड्रोन है वो एक तो वो वाले ड्रोन हैं जो कि तुर्की उसकी प्रोडक्शन करता है, और वो इंतहाई क्वालिटी लेवल के हैं, और उनका मुकाबला उन ड्रोन्स के साथ किया जाता है जो कि अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी जानिब एक तकरीबन 2017 में और उससे पहले एक मुआहदा होता है इज़राइल और आज़रबाईजान के बीच, जिसमें इज़राइल की जानिब से आज़रबाईजान को अलाउ किया जाता है, एग्रीमेंट होता है जिसमें वो अपने मुल्क में ड्रोन्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आज़रबाईजान के पास इतना वक्त था कि वो अपनी ड्रोन जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ कर सके और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सके। अब बात करते हैं कि इस ड्रोन फैक्टर ने किस हद तक आर्मीनिया की फ़ौज को नुकसान दिया है, किस हद तक उसने डैमेज किया है। अब इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ऐसे समझ लें कि वार हीरो के तौर पर इक्विपमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो फेवर किया जा रहा है, जिसको या फेवरेट तस्वुर किया जा रहा है, वो है तुर्की का बनाया हुआ TB2 ड्रोन। ठीक है, ये ड्रोन जाता है। अब इसकी जो एक्सपर्ट कहते हैं, एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट की जानिब से इसके ऊपर राय दी गई, उससे पूछा गया कि ऐसी क्या चीज़ है कि
ये ड्रोन उतनी प्रिसाइज लोकेशन के ऊपर बम जो है वो ड्रॉप कर देता है, लेकिन आर्मीनिया की जानिब से वो स्कोर बहुत कम है। तो उसकी जानिब से कहा गया कि इतना आसान नहीं होता कि आप कंट्रोल करो एक ड्रोन को और प्रिसाइज लोकेशन के ऊपर आप वो बम ड्रॉप भी कर दो। तो उसके लिए इनके पास हाई डेफिनेशन कैमराज हैं जो कि उस ड्रोन में लगे हुए हैं, और ये जो TB2 है इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये तकरीबन 100 माइल के रेडियस में कम्युनिकेट कर सकता है। ये वहाँ पर अपनी सर्वेलेंस जो है बैक टू हेडक्वार्टर ये दे सकता है, और तकरीबन ये वहाँ पर जब काम कर रहा होता है तो 24 घंटे की इसमें कैपेसिटी होती है कि ये वहाँ पर उड़कर वहाँ पर सर्वेलेंस दे सकता है, पिक्चर्स ले सकता है, वीडियो शूट कर सकता है, और एट द टाइम जब ये वेपन ड्रॉप करता है उस वक्त भी आप इसको कैप्चर कर सकते हो। यही वजह है कि इल्हम अलीयव की जानिब से भी जब कोई स्टेटमेंट दी जाती है या आज़रबाईजान के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी जाती है तो साथ में एक फुटेज भी आती है जो कि एक साइकोलॉजिकली आज़रबाईजान को फेवर देता है, और आर्मीनिया को लगता है कि शायद उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये TB2 जो है इसने अभी तक 87 टैंक आर्मीनिया के तबाह किए हैं, और ये एक बहुत बड़ी तादाद है। फेस टू फेस अगर टैंक्स की अगर जंग होती है तो उसमें बहुत कम मार्जिन होता है, उसमें ज़्यादातर गुमान यही होता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर ये रेशो है वो तकरीबन 50 to 40 हो सकती है, 60 to 40 हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता एज़ कम्पेयर टू आज़रबाईजान। वहाँ पर उनके टैंक्स की जो है तबाही है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जबकि इसके अलावा ये टैंक्स के साथ वहाँ पर, और टैंक की बात करें तो टैंक एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी कह लें, एक ऐसा मोर्चा कह लें जो कि अपने सामने वाली चीज़ को हिट कर सकता है। तो अगर ड्रोन जब बम ड्रॉप करता है वो एग्जैक्टली लोकेशन पे ना भी लगे, उसको तबाह ना भी करे, तो ये इतना कर देता है कि जो आर्म्ड व्हीकल होता है उसको आग लग जाती है, जिसके बाद उसके अंदर जो फौजी बैठे होते हैं वो वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से उनका दम घुट सकता है, वैसे भी आग लगने की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ये ड्रोन जो हैं इन्होंने बिल्कुल पैरालाइज कर दिया है आर्मीनिया की फ़ौज को, और साथ में वो सिस्टम जो कि रॉकेट लॉन्चर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जिससे मिसाइल जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, तकरीबन 1 डज़न से ज़्यादा वो सिस्टम भी इन ड्रोन्स की वजह से तबाह हो चुके हैं। तो यूवी जो हैं, ये जो ड्रोन्स की जो कैपेबिलिटी है आज़रबाईजान को ये बहुत एक एज दे रही है इस जंग में, और आने वाले वक्त में ये तमाम तर सिनेरियो देख के जो बड़ी पावर्स हैं या ऐसे वो लोग ऐसे वो कंट्रीज़ जिनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और चाइना के साथ जो उनका स्टैंड ऑफ है उसके तनाजुर में उनकी जानिब से हाल ही में एक इसी तरह का ड्रोन लॉन्च किया गया है जिसके ऊपर तकरीबन वो 10 साल से काम कर रहे थे। इसी तरह इंडिया के इजराइल के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और इजराइल ड्रोन कैपेबिलिटीज़ में बहुत आगे है, तो उनके साथ भी वो एग्रीमेंट कर सकते हैं या इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते हैं, जिसके बाद वो अपने पास प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी अपनी कैपेबिलिटीज़ रखता है, जिसमें पाकिस्तान सेल्फ रिलायंट है इस चीज़ के ऊपर कि वो अपने ड्रोन खुद बना रहा है। तो आने वाले दिनों में ये ड्रोन्स का जो फैक्टर है ये बहुत क्रूशल बनेगा, और आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली जो जंग है इसमें भी एक डिसाइसिव फैक्टर होगा जिसमें ये डिसाइड करेगा कि ये जंग कितनी लंबी चल सकती है और इसमें किस हद तक आज़रबाईजान इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करके और ख़ास तौर पर TB2 को इस्तेमाल करके इसमें अपने हक़ में जो रिज़ल्ट हैं, जो नताइज आगे आएंगे, उनको अपने हक़ में कर सकता है। तो नाज़रीन, ये वो फैक्टर है जो कि जिसने एनालिस्ट को लगता है कि इसने जंग का एक जो नज़रिया था, जो जंग को देखने का एक तरीक़ाकार था, उसको चेंज कर दिया है। आने वाले दिनों में ये फैक्टर बहुत अहमियत हासिल करने जा रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।